हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में थाईवे पर। जैसा कि आपको अनाउंसमेंट के द्वारा बताया गया था कि आज 1 जून से हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा, नया बैच स्टार्ट होगा क्लास 10 की मैथ के साथ में। और ये जो सिलेबस है, एक नए सिलेबस के द्वारा जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है, उस चेंज हो रखे सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया जा रहा है। इस बैच के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो क्लासे है अब रेगुलर रहेगी। हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे आपको हर रोज ये क्लासे मिलेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और इस क्लास का आनंद उठाइए। देखिए, जिस प्रकार से हम पहले पढ़ाते थे उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो पहली हमारी क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर बेसिक रहेगा। ये जो बेसिक रहेगा ये पिछली क्लासों में आपने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पर भी रहेगा, और साथ में जो इस चैप्टर के अंदर काम में आएगा उसके अकॉर्डिंग भी रहेगा। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिसके द्वारा हमारे द्वारा ये अपलोड किए हुए वीडियोस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे और एक भी वीडियो को मिस ना करें। सभी वीडियोस रेगुलर देखते रहे और इस लॉकडाउन के वक्त के अंदर आप पढ़ते रहे। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेसिक बातों से स्टार्ट करेंगे। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ भी नहीं आता है, पिछली क्लासों के अंदर उसने कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा एकदम 0 लेवल से। आपको कुछ आता है या नहीं आता है उसके बेसिस के ऊपर नहीं, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, छोटी छोटी सारी चीजें सिखाऊंगा और पूरे चैप्टर की एक हाई लेवल तक लेकर चलेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीजें आपने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ी होगी, तो ध्यान दीजिए, कुछ आपकी यादें तरोताजा होगी। यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात होती है प्राकृत संख्याओं की, नेचुरल नंबर की। सबसे पहले हम बात करें, देखिए जो नंबर्स होते हैं ये शून्य भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो इन नंबरों के कुछ भागों के अंदर इस प्रकार से डिवाइड किया गया है जो निम्न प्रकार से है, और इन भागों को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है प्राकृत संख्याओं की। तो कौन सी संख्याएं होती है प्राकृत संख्या? यहाँ पर ध्यान दीजिए, संख्याएं देखो, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ कि संख्याएं देखो 0 होती है, प्लस का 1, 2, इस प्रकार से भी चलती है, इन्फिनिटिव अनंत तक चलती रहती है। देखो माइनस के अंदर भी आएगी, -2 भी आएगा, और इस प्रकार से इन्फिनिटिव चलता रहेगा। संख्याएं भिन्न के रूप में भी हो सकती है, चाहे वो मिश्र भिन्न हो, चाहे वो साधारण भिन्न हो। तो इन संख्याओं को डिवाइड किया गया है। पहली बात हम देख रहे हैं नेचुरल नंबर की। तो कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? वे संख्याएं जो नंबर 1 से स्टार्ट होकर, धनात्मक नंबर 1 से स्टार्ट होकर, यहाँ देखो 1 से स्टार्ट होगी, 2, 3 और इस प्रकार से धनात्मक दिशा में कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। कोई शोर नहीं है, कोई किनारा नहीं है इस अनंत का। जहां तक ये धनात्मक संख्याएं बढ़ती जाएगी वो संख्याएं कौन सी रहेगी? प्राकृत संख्या। तो ध्यान रखना, जो प्राकृत संख्या होती है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। अगली बात आती है होल नंबर, पूर्ण संख्याओं की बात आती है। तो पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं में अंतर सिर्फ इतना ही है कि अगर हम प्राकृत संख्याओं के अंदर इस शून्य को ऐड कर देते हैं तो वो कौन से नंबर में परिवर्तित हो जाते हैं? होल नंबर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इतना सा ही अंतर है कि बस प्राकृत संख्याओं के अंदर एक नहीं, सॉरी, ये जो 0 है वो शामिल नहीं किया जाता, जबकि पूर्ण संख्याओं के अंदर 0 शामिल कर लिया जाता है। तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होगी और प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होगी, जो धनात्मक दिशा में अनंत की तरफ जाएगी। अगली बात करते हैं हम इंटीजर्स की, पूर्णांक संख्याओं की बात करते हैं। तो कौन सी संख्याएं हैं पूर्णांक संख्याएं? हमने अभी तक प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो यहाँ देखो, ये बीच का हमारा शून्य है, तो इधर हम धनात्मक दिशा में अनंत की ओर ले जाए और इधर भी ऋणात्मक दिशा में अनंत की ओर ले जाए। तो ये जो सारी संख्याएं हैं शून्य से
दाएं और बाएं तरफ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती ये संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं। तो कोई सी भी जो संख्या है जो ऋणात्मक हो, धनात्मक हो या शून्य हो, वो संख्या होगी पूर्णांक संख्या। अगली बात करते हैं हम परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर्स की हम बात करेंगे। तो कौन से नंबर है जो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं है? देखिए, आपने बहुत सारी संख्याओं को बट्टे के रूप में, भिन्न के रूप में देखा होगा। किस प्रकार से देखा होगा? P बटा Q के रूप में आपने संख्याओं को देखा होगा। P बटा Q के अंदर रूप में लिखने का मेरा आश्रय इस प्रकार से है कि संख्याओं को आपने जैसे 5 बटा 3, 10 बटा 3 किसी भी प्रकार से भिन्न के रूप में आपने लिखी हुई पाया होगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो संख्याएं कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली और ध्यान रखने वाली एक बात और है कि जो हमारा हर है बट्टे के अंदर, भिन्न वाली संख्या के अंदर बट्टे के ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है? अंश, और उसके नीचे वाली संख्या क्या होती है? हर होती है। तो इन संख्याओं के अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हर है, क्यू है, ये 0 के बराबर क्या है? नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर हर नहीं होना चाहिए। बाकी कोई सी भी आप संख्या रख दोगे तो वो संख्या क्या रहेगी? हमारी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब बात आती है ध्यान रखने वाली कि क्या 0 भी एक रेशनल नंबर है क्या? 0 भी एक परिमेय संख्या है क्या? देखिए, अगर मैं संख्या इस प्रकार से लिख देता हूं 5 बटा 2, कोई सी भी संख्या जहां पर नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए वो परिमेय संख्या होगी। बात आती है 0 की। आपने ये चीज पहले भी पढ़ी होगी कि कोई भी पूर्णांक संख्या होती है, उस पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक संख्या के बट्टे के अंदर, हर के अंदर हमेशा 1 उपस्थित रहता है। उसे लिखो या ना लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे देखो, मानो मैंने ये लिखा है 5, तो क्या ये 5 सही है? तो या मैं इसको नीचे 1 लगा दूं तो भी क्या सही है? क्या? बिल्कुल, क्योंकि इस 5 के अंदर जब मैं 1 का डिवाइड करता हूं तो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो भी 5 ही रहेगा। तो इसके नीचे इस 1 अंक का लगाना या न लगाना कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बात ध्यान में ये रखो कि कोई भी पूर्णांक संख्या है उसके बट्टे के अंदर हमेशा 1 रहता ही रहता है। तो क्या ये 0 भी एक पूर्णांक संख्या है क्या? हाँ भाई, 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। हमने पहले ही देखा है कि पूर्णांक संख्याओं के अंदर 0 और धनात्मक दिशा, ऋणात्मक दिशा के अंदर जो अंक है वो सभी के सभी शामिल किए गए हैं। तो ये 0 है, ये 0 भी अगर पूर्णांक संख्या है तो इसके नीचे भी क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है, और ये 1 है। तो देखो P बटा Q के रूप में हो गया। और जो हमारी कंडीशन है कि Q नॉट इक्वल टू 0, तो वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, जहां पर Q क्या है? 1 है, 0 नहीं है। अब बात आती है, जैसे मान लो कि ये 1 बटा 0 आ गया, या ऊपर कोई सी भी संख्या दे दे और नीचे क्या दे दे? 0 दे दे, तो वो क्या होगा? ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी, क्योंकि जो हमारी यहाँ पर कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। Q इक्वल टू 0 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं की ओर। अपरिमेय संख्या किस प्रकार से होती है? आपने पिछली 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि संख्याएं कुछ इस प्रकार से होती है। वर्गमूल की वे संख्याएं, अगर हम इनको सोल्व करना चाहते हैं तो क्या होगा? इनका जो मान निकल के आएगा, इनका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो किस प्रकार से आएगा? वो दशमलव के अंदर आएगा, पॉइंट्स के अंदर आएगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं है ये क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, सॉरी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो क्या ये वर्गमूल 16, मैंने ऐसा बोला कि वर्गमूल की संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है, तो क्या वर्गमूल 16 भी अपरिमेय संख्या है क्या? तो पहले तो आप ये चीज देखो कि मैं इस 16 को इस वर्गमूल के साइन से बाहर निकाल सकता हूँ क्या? तो अगर मैं 16 का वर्गमूल लेना चाहूँ तो वो मेरे पास प्राप्त होता है, सीधा सा आएगा 4। तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि ये 4 तो क्या है? एक परिमेय संख्या, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ये सारी संख्याओं के अंदर शामिल है, तो एक प्रकार से परिमेय है। और अगर परिमेय है तो अपरिमेय कैसे होगी? यहाँ तक की बात समझ में आई कि अगर वर्गमूल की संख्या है, अगर वो पूरी बाहर निकल जाती है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं है। और बाकी अगर जैसे 5 है, इस 5 का वर्गमूल होता नहीं है,
3 है, 2 है, इनका वर्गमूल नहीं होता, पॉइंट्स के अंदर होता है, तो वहां पर ये संख्या किस प्रकार से रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि एक पाई होती है जिसका मान 22/7, या इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है 3.14। ये भी क्या होती है, अपरिमेय संख्याओं के अंदर ही काउंट होती है। इसका जो मान है वो भी किसके अंदर आ रहा है, पॉइंट्स के अंदर आ रहा है, दशमलव संख्याओं के अंदर आ रहा है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखो विषम संख्या, ओड नंबर्स किसे कहते हैं, कौन सी संख्याएं होती है जो विषम संख्या होती है, तो वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, वे संख्याएं क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसी प्रकार से आप कहीं तक भी ले जाओ, लेकिन वो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो वो संख्या कौन सी रहेगी, वो रहेगी विषम संख्या, ओड नंबर जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर 2 का भाग नहीं गया। सिंपल सी चीज याद रखो, कोई भी लफड़े के अंदर हमें पढ़ना नहीं है, सिंपल सी छोटी छोटी बातें हैं, इजी वे के अंदर हमें याद रखनी है, माइंड के अंदर इनको बिठाते हुए चलना है। छोटी सी बात है, विषम संख्या, 2 का भाग नहीं गया, वो संख्या रहेगी विषम संख्या। दूसरी बात आती है इवन नंबर, सम संख्या, तो 2 का भाग गया तो सम, नहीं गया तो विषम। तो देखो 2, 4, 6, 8, 10 और बाकी कहीं तक भी आप चले जाओ, जहां पर उस संख्या के अंदर 2 का भाग चला जाएगा वो संख्या सम संख्या रहेगी, और भाग नहीं गया तो विषम संख्या रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो केवल खुद के द्वारा और एक के द्वारा डिवाइड होती है। जो संख्याएं खुद के द्वारा और एक के द्वारा डिवाइड होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे 1, ये 1 तो खुद से ही डिवाइड होता है, इसको तो एक बार हटाओ आप। जैसे 2 ले लो, ये 2 भी हमारी क्या है, एक प्रकार से अभाज्य संख्या है। 2 भी क्या है, हमारी एक प्रकार से अभाज्य संख्या है। ये खुद के द्वारा और एक के द्वारा क्या होती है, डिवाइड होती है। नेक्स्ट देखो, क्या 3, हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। और 5, 7, क्या 9 मेरी अभाज्य संख्या है क्या? कहीं आप इस विषम फॉर्मेट को देखकर 9 भी इसके अंदर शामिल न करो, क्योंकि 9 है, इस 9 के अंदर 9 का तो भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा। यहाँ तक की जो कंडीशन है ये तो अभाज्य संख्या की है, लेकिन इस 9 के अंदर 3 का भाग चला गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यहाँ पर ये 9 क्या रहेगा, ये अभाज्य संख्या नहीं रहेगा। बाकी 11, 17 इस प्रकार की, जैसे 13 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं जो एक और खुद के द्वारा डिवाइड होती है, वे संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। बाद की बात आती है सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। याद रखना, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो एक और खुद के द्वारा भाज्य होती है, और अभाज्य संख्याएं को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। देखो 2 संख्याएं आपको दी जाएगी, वो 2 संख्याएं क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं किस प्रकार से होती है और वो हम देखते हैं। देखो 2 संख्याओं का यदि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त्य आपने पहली छोटी क्लासों के अंदर निकाला होगा, तो वो यदि 1 आता है, मतलब दोनों संख्याओं के फैक्टर्स के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। देखो जैसे कि मेरे पास में 4 और 9 है, इस 4 और 9 के यदि मैं गुणनखंड करता हूं तो इसके क्या हो जाएगा, 3 गुना 3, और इसका हो जाएगा 2 गुना 2। तो यहाँ पर देखो दोनों के फैक्टर्स के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर इनका कॉमन नहीं है, तो इनका HCF कितना रहेगा, 1, और जिनका HCF 1 है वो क्या रहेगी, को प्राइम नंबर। अब इसको हटाओ, दूसरी बात आ जाती है। देखो इसी प्रकार का एग्जाम्पल लेकर और देखते हैं। जैसे 9 और 12 ले लिया, तो 9 का टुकड़ा कितना हो गया, 9 के गुणनखंड कितने हो गए, 3 गुना 3, और इसके देखो 3 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ पर देखो ये जो 3 है, ये 3 दोनों के अंदर कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है,
3 है, तो यहाँ पर 1 ना आकर कितना आया 3, लेकिन कंडीशन क्या थी कोप्राइम नंबर के लिए कि HCF कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो सहअभाज्य संख्या या कोप्राइम नंबर की बात आती है तो वहां पर कंडीशन लगानी है कि जिसका HCF आ जाए 1, वो हो जाएगा कोप्राइम नंबर। दूसरी बात करते हैं भाज्य संख्याओं की कंपोजिट नंबर की। ये ठीक अभाज्य संख्या का उल्टा होता है। अभाज्य संख्या में था कि संख्याएं जो खुद के द्वारा और एक के द्वारा विभाजित होती है वो क्या कहलाती है, वो प्राइम नंबर कहलाती है, अभाज्य नंबर कहलाती है। जबकि कंपोजिट नंबर है भाज्य संख्याएं, जो कंपोजिट नंबर है ये क्या कहलाती है, ये खुद और एक के द्वारा तो विभाजित होते ही है और अतिरिक्त अन्य संख्याओं के द्वारा भी विभाजित होते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था, जैसे 9 है, ये 9 खुद के द्वारा और एक के द्वारा तो विभाजित होगा ही होगा, और साथ ही साथ ये देखो 3 के द्वारा भी डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भाज्य संख्या कहलाएगा। और अन्य संख्याएं भी आप इसी प्रकार से निकाल सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे आपके सिलेबस के ऊपर, इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नई प्रश्नावली। नई प्रश्नावली का मतलब ये इनके एग्जाम्पल तो यहाँ पर पढ़ लेंगे और अगले वीडियो के अंदर इसी प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो अगर क्लासें आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम बढ़ते हैं आपके एग्जाम। चलो हम स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 1। और उदाहरण नंबर 1 के अंदर बात की गई है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, या जिसको हम दूसरी विधि के रूप में कलन विधि का नाम भी इसको दे सकते हैं। तो देखिए कि इस विधि को समझने के लिए और इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को करने के लिए, इस प्रश्नावली को करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि आनी चाहिए। देखो नाम थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, बाकी बचपन से ये विधि आप करते आए हैं एकदम इजी वे के अंदर। देखो आपने बचपन के अंदर इस प्रकार से भाग दिया होगा और भाग को सोल्व किया होगा। इस प्रकार से आपने भाग दिया और किसी भी संख्या के अंदर मान लिया वो संख्या मैंने कुछ है a, और इस a संख्या के अंदर आपने किसी संख्या b का भाग दिया है, तो क्या अगर शेषफल q आया होगा तो कुछ न कुछ करके यहाँ पर रिमाइंडर r आया होगा। इसको और इजी बनाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ। जैसे यदि मैं भाग देता हूँ 100 के अंदर अगर मैं 3 का भाग दूं, इस 100 के अंदर अगर मैं 3 का भाग दूं तो किस प्रकार से भाग जाएगा। देखो 3 तिया 9, 1 बच गया और ये 0 वापस उतार दिया, फिर 3 तिया 9, फिर देखो 1 बच गया। ये देखो आपने किसी संख्या 1 के अंदर इस संख्या b का भाग दिया तो कुछ न कुछ तो भागफल आया और कुछ आपके पास में शेषफल आया। अब इस विधि को एक अलग रूप दे दिया, इस विधि को थोड़ी सी मॉडिफाई करके एक अलग रूप दे दिया, जिसका नाम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। और इस विधि का उपयोग कहाँ पर करते हैं, इस विधि का उपयोग संख्याओं के HCF निकालने के अंदर करते हैं। महत्तम समापवर्त्य हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब देखो इस विधि को व्यापक रूप से किस प्रकार से लिखा जाता है तो वो देखते हैं। देखो a बराबर BQ प्लस R। एक बार मैं आपके सामने लिख देता हूं कि यहाँ पर a क्या है, b क्या है, ये सारी संख्याएं मैं क्या कर देता हूँ आपके सामने लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये a हमारा क्या है, ये a है भाज्य, जिस संख्या के अंदर भाग दिया जाएगा वो क्या रहेगा, भाज्य। b क्या है, भाजक, इस भाज्य के अंदर जिस संख्या का भाग दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, भाजक। ये चीजें आप अपने जहन के अंदर बिठा लेना। अब देखो ये q क्या है, q बराबर है हमारा भागफल। भाग देने के बाद में जो फल प्राप्त हुआ है हमारे पास में, परिणाम प्राप्त हुआ है, ये क्या है, भागफल। और ये r हमारा है रिमाइंडर, जिसको हम बोलते हैं शेषफल। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, जिस संख्या के अंदर भाग देंगे उसको भाज्य बोलेंगे, जिस संख्या का भाग देंगे उसको भाजक बोलेंगे, और जो भागफल आएगा, जो हमारे पास में भाग देने के बाद में जो परिणाम आएगा वो भागफल रहेगा, और जो बच जाएगा
वो शेषफल रहेगा। तो यही चीजें यहाँ पर काम आ रही है। तो इस फॉर्मेट को मैं यदि हिंदी के अंदर लिखना चाहूं तो किस प्रकार से लिखूंगा, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। बिल्कुल मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा, पूरी बात आपके दिमाग में उतारूंगा। तो बिल्कुल सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और बने रहिए। मोबाइल स्क्रीन पर पूरा आपका ध्यान रहना चाहिए। तो भाज्य बराबर भाजक प्लस भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, क्या रहेगा, शेषफल। अब देखो इस चीज को प्रूव कैसे किया, देखो इसी एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि ये जो विधि है इस भाज्य को कैसे निकालते हैं। अंदर वाली जो संख्या है जिसके अंदर भाग दिया गया है उस संख्या को निकाला कैसे जाता है, इस विधि के द्वारा। देखो भाज्य बराबर मतलब मुझे 100 प्राप्त करना है, ये 100 किस प्रकार से निकालू मैं, तो क्या मैं इस भाजक को भागफल से गुणा कर दूं और फिर ऐड कर देता हूं ये शेषफल। देखो यहाँ पर 3 गुणा 33 प्लस 1, तो 33 गुणा 3 कितना हो गया, 99 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 100 हो गया कि नहीं। बस यही विधि क्या कहलाती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। अब एक चीज बात और आती है कि ये जो आर होता है हमारा, ये आर क्या होता है, या तो बराबर होता है किसके, 0 के, या तो ये जो आर होता है हमारा या तो बराबर होता है क्या, 0 के, या फिर 0 से क्या होता है, छोटा होता है, या फिर क्या सॉरी या तो 0 से बराबर होता है या 0 के क्या होता है, बड़ा होता है। r इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि r या तो 0 होगा या 0 से बड़ा रहेगा, और r छोटा रहेगा तो किससे रहेगा, इस हमारे भाजक से, इस हमारे भाजक से क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। मान लो कि ये जो हमारा r है ये यदि इस भाजक b से बड़ा हो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मान लेता हूं कि मैं 4 शेषफल बच जाता है, तो यहाँ पर देखो ये 4 है तो एक बार भाग और चला जाएगा ना, तो एक बार अगर बड़ा रहेगा तो उसका भाग और चला जाएगा, तो फिर क्या रह जाएगा, इससे तो छोटा ही रहेगा ना। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना कि जो r रहता है हमारा रिमाइंडर, ये हमेशा इस भाजक से छोटा रहेगा या फिर 0 के बराबर रहेगा। 0 के बराबर कब आएगा, जब इसके अंदर पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है, कलन विधि, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देखना कि a बराबर BQ प्लस R, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, जिसके अंदर जो R होता है ये 0 या 0 से बड़ा और B से छोटा होता है, और A B P और R ये है क्या, ये यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, कॉपी में किसी कोने के अंदर आप इसको उतार सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, इसके ऊपर डिपेंडेंट। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। देखो मैंने थोड़ा इजी सा एग्जाम्पल आपके सामने लिया है, इस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझना। बाकी आपकी जो नई बुक आई है नए सिलेबस की, उसके अंदर जो भी पूरे एग्जाम्पल है इसके ऊपर बेसिस जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्या हो जाएंगे, इसके द्वारा सोल्व हो जाएंगे। तो अब देखो इसको हम 2 प्रकार से, सबसे पहला क्वेश्चन है तो इसको हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखो बोल रहा है कि 81 और 237 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। HCF बोलता सीधा तो आप इसको निकाल सकते थे, दोनों के फैक्टर्स करते और दोनों के अंदर जो कॉमन मिलते हैं उनको मल्टीप्लाई करके आप इसका क्या निकाल सकते थे, HCF निकाल सकते थे। लेकिन अब हमारे पास में यूक्लिड विभाजन विधि आ गई है, तो हमें जो HCF निकालना है इस विधि के द्वारा निकालना है। तो यहाँ पर देखो कि अगर मैं डायरेक्ट इसके अंदर भाग देता हूं, 2 प्रकार से होती है ये विधि। प्रूव करने और समझाने के लिए मैं आपके सामने इसको अलग तरह से एक बार करके बताता हूं। ये देखो 237 और 81, इन दोनों का क्या निकालना है, HCF। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कि इन दोनों संख्याओं के अंदर कौन सी संख्या बड़ी है, तो वो देखो। तो सबसे पहले क्या
237 बड़ी है क्या 81 से, बिल्कुल सही बात है। ये 237 81 से बड़ी है। तो बड़ी संख्या के अंदर आपको क्या है, छोटी संख्या का भाग देना है। तो छोटी संख्या का हम भाग देंगे, 81 का भाग अगर 237 के अंदर देंगे तो कितना आएगा, 8 या 24, तो 8 दूने 16, 2 8 दूनी 16, 2 बार भाग गया तो कितना आ गया 162। अब हम इसका रिमाइंडर देखो कितना बचता है, 3, 13 6 और 3 9, 95 रिमाइंडर बच गया। एक बार देखो 8 दूनी 16 62, ये 5 13 4 और 3 7, सॉरी यहाँ पर देखो 75 रिमाइंडर बच गया। यही तो बात है, ध्यान रखना। मैंने पीछे ही बताया था कि जो आ रहेगा रिमाइंडर, देखो अभी हमारे से छोटी सी गलती हुई, लेकिन हमें ये पता था कि जो रिमाइंडर होता है यहाँ पर, ये हमेशा क्या रहता है, इस भाजक से छोटा रहता है। तो फिर हमने यहीं पर अपनी गलती सुधार ली। अगर यहाँ पर हमें नहीं पता होता तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। छोटी छोटी जो बातें हैं उनको भी अपने जहन के अंदर उतारते हुए चलिए। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया है, 75। अब काम करना क्या है, यहां से समझते हुए चलना। इतना तो आप कर लोगे कि 2 बार भाग देने के ऊपर 75 आ गया। अब आपको जो काम करना है वो 2 संख्याओं के ऊपर करना है, इस संख्या के अंदर और इस संख्या के अंदर। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग के अंदर इन दोनों संख्याओं के अंदर देखा था कि बड़ी कौन सी है, तो जो बड़ी थी उसके अंदर भाग दे दिया, भाग देकर रिमाइंडर निकाल लिया। अब हमें काम करना है इस रिमाइंडर के साथ में और भाजक के साथ में। तो सीधी सी बात है, बड़ी तो क्या होगी, भाजक की रहेगी। तो इस भाजक के अंदर जो बड़ी है ना, उसके अंदर हम भाग दे देंगे, इसके अंदर हम भाग दे देंगे इस रिमाइंडर का। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब रिमाइंडर 0 ना आ जाए। देखो इस प्रकार से करेंगे हम। फिर 75 का भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, ये 75। अब देखो रिमाइंडर कितना बच गया, 6 बच गया। अभी भी 0 नहीं आया, ये शेषफल हमारे क्या है, अभी भी 0 नहीं हुए। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक हम इसको सोल्व करते चलेंगे। अब कहां तक जाएगा, ये देखो भाजक और ये रिमाइंडर, अब इन दोनों में काम होगा तो बड़ा जो भाजक है उसके अंदर हम भाग दे देंगे इस रिमाइंडर का। 6 का भाग देंगे तो एक बार और 6 दूनी 12, तो बच गए कितने, यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा है वो कितना बच गया, 3 बच गया। अब फिर 0 नहीं हुआ तो इस भाजक के अंदर इस रिमाइंडर का फिर भाग देंगे, तो 6 के अंदर भाग दिए 2, तो यहाँ पर भाग देने के बाद में ये 6 और यहाँ पर देखो अब जो रिमाइंडर आ रहा है ये इक्वल टू किसके है, 0 के इक्वल है। तो ये जो समझने वाली विधि है, एक बार फिर से इसको समझे कि 2 संख्याएं है उनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा। तो इसको समझने के लिए ऐसे देखो कि दोनों संख्याओं के अंदर जो बड़ी है उस बड़ी वाली में छोटी वाले को भाग दे दे। फिर जो रिमाइंडर आता है इसका खेल हमें खेलना है इस भाजक के साथ में, और तब तक खेलना है जब तक कि रिमाइंडर 0 न हो जाए। तो इन दोनों के अंदर किया तो इसका भाग दिया तो रिमाइंडर 6 आया। फिर यहाँ पर आते ही भाजक हमारा 81 नहीं रहेगा, वो तो रह गया। अब बात आ जाएगी नए भाजक की, जो रिमाइंडर है अब वो भाजक बन गया और रिमाइंडर नया आ गया। जब नया रिमाइंडर आएगा तो भाजक की जगह दूसरा ले लेगा। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है ये 0 तक चलनी चाहिए। अब आती है कि एग्जाम्पल में क्या हम इस प्रकार से करें या फिर एक इसका कोई अलग तरीका है। तो जो अलग तरीका है एग्जाम में आप किस प्रकार से करोगे तो उसको हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो इस प्रोसेस को हम टुकड़ों में करेंगे, चरणों के अंदर करेंगे। सबसे पहला काम तो आपका यही रहेगा कि देखो कि इन दोनों संख्याओं के अंदर बड़ा कौन सा है। फिर हम देखेंगे कि प्रथम चरण क्या रहेगा इसका। इस प्रोसेस को हम चरणों में करेंगे। तो सबसे जो पहला हमारा प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, इस बड़ी संख्या के अंदर हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या का भाग देंगे। लेकिन ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा करना है, तो जो भाग विधि रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी, a बराबर है BQ प्लस R के रूप में रहेगी। तो जो a है मतलब ये 237 प्राप्त कैसे होते हैं, इसको ही देखते हुए हम चलेंगे कि ये 237 प्राप्त कैसे होते हैं। a मतलब मैंने बताया था भाज्य होता है, और भाज्य क्या है यहाँ पर बड़ी वाली संख्या। तो ये 237 है, ये प्राप्त कैसे होंगे, BQ प्लस R। तो B क्या है यहाँ पर 81, तो 81 गुणा
क्यू हमारा जो भागफल है वो कितना है 2 और प्लस आर रिमाइंडर कितना है 75। तो यहाँ पर इस 237 को हम किस प्रकार से लिखे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में बी क्यू प्लस आर। कैसे, देखो 81 गुना 2 प्लस 75। यही प्रोसेस हमें जब तक करनी है जब तक कि शून्य न हो जाए। तो यहाँ पर देखो जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर कितना है 75। ये 75 नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो अगला चरण ये हो, तो हम करेंगे यहाँ पर दूसरा या द्वितीय चरण। द्वितीय चरण किसके साथ में रहेगा, अब हमारा इस रिमाइंडर के साथ में और इस शेषफल के साथ में और इस भाजक के साथ में रहेगा। तो इन दोनों में से बड़ा तो भाजक ही रहेगा। तो ये अब देखो इस भाजक को हम कैसे प्राप्त करेंगे, 81 के अंदर भाग दे रहे हैं ना, दूसरी स्टेप देखो ये यहाँ तक ही रह गई हमारी पहली स्टेप, और अब हम आएंगे इस दूसरी स्टेप के अंदर। तो दूसरी स्टेप के अंदर 81 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 75 गुणा 1 प्लस 6, ये आ गई दूसरी स्टेप। द्वितीय चरण रहेगा कि जो हम भाज्य किस प्रकार से प्राप्त करें, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये रही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। आ गई बात समझ में। फिर भी देखो ये जो रिमाइंडर 6 है ये हमारा 0 के बराबर नहीं प्राप्त हुआ, तो कोई बात नहीं है, जहां तक चरण आप ले जा सकते हो ले जाते जाइए। तो हम बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण अब हम किसके साथ में करेंगे, एक तो ये देखो भाजक, देखो ये रहा हमारा तृतीय चरण, ये रहा हमारा तृतीय चरण। तो देखो ये क्या है 75 किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 6 गुणा ये देखो 12 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है अभी यहाँ पर आप रिमाइंडर देख सकते हो कि 75 के अंदर जब हम 6 का भाग देते हैं तो 6 का भाग दिए तो रिमाइंडर कितना बचा है, ये 3 रिमाइंडर बच गया। तो 3 रिमाइंडर बच गया तो प्लस 3, 12 छिगाड़ी 72 प्लस 3, ये कितना हो गया 75 हो गया। बस इसी फॉर्मेट को आपको दिमाग में रखना है। लेकिन अब फिर रिमाइंडर कितना आया है 3, वो भी हमारे पास में 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम लेकर चलेंगे चतुर्थ चरण की तरफ। ये हमारा है अब चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण किसके साथ में रहेगा, इस 3 और 6 के साथ में। तो 6 कैसे प्राप्त करेंगे, 3 गुणा 2 प्लस, अब देखो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यहाँ पर हमें रुक जाना है, जहां पर हमारे पास में जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो 6 आ जाता है। बस वहां पर हमें क्या कर देना है, रोक देना है। और अब देखना है कि एचसीएफ क्या होगा, और वो एचसीएफ होगा जिसका भाग देने पर, यहाँ पर देखो हम किसका भाग दे रहे थे, 3 का भाग, जिसका भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, तो वो क्या रहेगा, यहाँ पर एचसीएफ रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक रहेगा। यहाँ तक की बात समझ में आई, फिर से देख लेना। यहाँ पर सबसे पहला थोड़ा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, फिर हम नेक्स्ट अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर 1-2 एग्जाम्पल इस प्रकार से रहेंगे, फिर हम प्रश्नावली को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक जितना समझ में आया है उस पर आप प्रैक्टिस करना, ये बेसिक है आपके समझने के लिए। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और चरणबद्ध रूप से एग्जाम के लिए आप इसको ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। एक बार वापस देख लीजिए, ये मेथड तब तक अपनाना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, और जहां पर शेषफल 0 आता है, जिसके भाग देने पर 0 आता है, तो वो क्या रहेगा, हमारा एचसीएफ। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा हम एचसीएफ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो आगे की नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। आज क्लास में जितना पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा इसी प्रकार से क्लासें लगाएंगे। जैसे नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो उस चैप्टर की छोटी छोटी बातें स्टार्टिंग के अंदर बता देंगे, जिससे आपको समझने की आसानी रहेगी। मुझे पूरा आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।